नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सऊदी अरब में हफ्ते के रोज़ मुसलसिल दूसरे साल कोरोना से मुतालिक सख्त एहतियाती तदाबीर की पासदारी के साथ हज बैतुल्लाह का आगाज़ हो गया। आज़मीन हज ने आज से मनासिक हज की अदायगी शुरू कर दी। अल अरबिया उर्दू के मुताबिक हुज्जाज कराम के काफ़िले हरम मक्की में दाखिल हो चुके हैं और उन्होंने तवाफ़ क़ुदूम का आगाज़ कर दिया है। हरम मक्की में दाखिले से कबल अल नवारिया, अल ज़ायदी, अल शराया और अल हुदा मराकिज़ में हुज्जाज कराम का इस्तकबाल किया गया, जहाँ से वो तवाफ़ क़ुदूम के लिए मस्जिद हराम की तरफ रवाना हो रहे हैं। हरम मक्की में आमद से कबल 6000 आज़मीन पर मुश्तमिल ग्रुप तश्कील दिए गए, जो हर 3 घंटे बाद पहले ग्रुप के तवाफ़ के बाद मस्जिद हराम में दाखिल होंगे। तवाफ़ क़ुदूम का पहला मरहला आज हफ्ते को 7 ज़िल-हज मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे शुरू हो चुका है। तवाफ़ क़ुदूम 8 ज़िल-हज को रात 9 बजे तक जारी रहेगा। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने हुज्जाज कराम के इस्तकबाल और उनकी एक जगह जमा होने के हवाले से प्लान तरतीब दिया है। हुज्जाज कराम अल ज़ायदी के मकाम पर जमा होंगे, वहाँ से वो हरम मक्की की तरफ चलेंगे और अल शबीका स्क्वायर में इकट्ठे होंगे। इसके बाद अल नवारिया मरकज़ पर आने वाले आज़मीन हज शाह अब्दुल अज़ीज़ स्टेशन के करीब जमा होंगे। अल शराय मरकज़ में आने वाले आज़मीन अजियाद अल साफ़ी स्टेशन में जमा होंगे। अल नसीम मरकज़ में आने वाले हुज्जाज भी अजियाद उल साफ़ी में इकट्ठे होंगे। ताहम उनकी आमद व रफ्त के रास्ते अलग अलग होंगे। एक दिन में 48,000 हुज्जाज कराम मस्जिद हराम के करीब जमा हो सकेंगे। तवाफ़ क़ुदूम की तकमील के बाद आज़मीन हज मस्जिद हराम से निकलेंगे और बसों के ज़रिए बाब अली स्टेशन से होते हुए जुमरात पुल तक जाएंगे। इस मौके पर 200 बसों के ज़रिए एक वक्त में 2000 आज़मीन हज को हर 3 घंटे के वक्फे के बाद जुमरात पुल तक पहुँचाया जाएगा। वहाँ से आज़मीन हज मीना पहुँचेंगे। मीना रवानगी के लिए उन्हें अलग अलग रंगों के ट्रैक्स के ज़रिए पहुँचाया जाएगा। हज के मौके पर ट्रैफ़िक के उमूर के इंचार्ज अब्दुल रहमान अल हरबी ने बताया कि हज के सफ़र के दौरान आज़मीन को ले जाने वाली बसों में सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया गया है। इस मौके पर कोरोना वबा के पेश नज़र SOPs पर सख्ती के साथ अमल दरामद किया जाएगा। मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल दरामद कराया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मीटिंग के एक दिन बाद कर्नाटक के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने हफ्ते के रोज़ BJP के कौमी सदर JP नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। पार्टी आला कमान से मुलाकातों के बाद से कयास ही लगाए जाने लगे हैं कि येदियुरप्पा जल्द ही वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ती उम्र और ख़राब सेहत की वजह से येदियुरप्पा अब वज़ीर आला नहीं बने रहना चाहते। हालांकि इस्तीफ़े की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि बिल्कुल सच नहीं है। जुमे के रोज़ मैंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और हमने रियासत की तरक्की पर तफसीली बातचीत की। अगले महीने से पहले हफ्ते में मैं फिर दिल्ली आऊँगा। नड्डा से मुलाकात के बाद येदियुरप्पा ने कहा कि हमने मुल्क और रियासत में पार्टी की तरक्की कैसे करें और कर्नाटक में पार्टी के अहम मुद्दों पर तफसील से बातचीत की। मेरे बारे में उनकी बहुत अच्छी राय है। मैं रियासत में फिर से इख्तिदार में आने के लिए पार्टी के लिए काम करूंगा। वहीं अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि मुझे कर्नाटक में फिर से इख्तिदार में आने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहा गया है। वज़ीर दाखिला ने मुझसे ये भी कहा कि हमें लोकसभा इंतखाबात में और ज़ायद सीटें जीतनी चाहिए। देखो, हमारे स्टेट में बीजेपी तो दलमला रही है और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को निकालने के लिए
आईटी पार्क में जमीन में गड़बड़ी के इल्जामात को लेकर येदियुरप्पा पर बहरान के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल 15 साल पुराने एक जमीन घोटाले के मामले में स्पेशल कोर्ट ने वजीर आला के खिलाफ जांच जारी रखने के अहकाम दिए हैं। कर्नाटका बीजेपी के कई वुज़रा और एमएलएज येदियुरप्पा को ओहदे से हटाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि कर्नाटका में हुकूमत स्टेबल नहीं है। ओपनली कह रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति किसी स्टेट में भी नहीं होगी कि जो सारे एमएलए ये बदलने वाला है। कम से कम 7-8 महीने से चल रहा है, तो उस वजह से वो आए होंगे। तो उस तरफ बीजेपी के लोग क्या रुक लेते हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है, वहाँ पर एक स्थिति ऐसी हो गई है एडमिनिस्ट्रेशन में। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच जारी मनमुटाव के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने हफ्ते के रोज दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों कायदीन के बीच अकेले में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि इस मुलाकात की असल वजह का एनसीपी ने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया। इससे पहले एनसीपी चीफ जुमेरात के रोज महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से भी मिले थे। एनसीपी ने इस इजलास को लेकर कहा है कि दोनों कायदीन के बीच मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत हुई, जिसमें महाराष्ट्र और मुल्क में कोरोना की रफ्तार और बैंकिंग सुधार को लेकर मुद्दे शामिल थे। इस बीच महाराष्ट्र हुकूमत में वजीर और एनसीपी कायद नवाब मलिक ने कहा है कि सियासत एक अलग चीज़ है और तरक्की के मामले, ग्रोथ के मामले अलग चीज़ है। उन्होंने कहा कि संघ का राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रवाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नदी के 2 किनारे कभी नहीं मिल सकते, ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश ने अपनी आबादी को काबू में रखने के लिए कानून बनाने की पेशकश की है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। माना जा रहा है कि कैबिनेट से इसकी तजवीज़ भी जल्द ही पास हो जाएगी। बहरहाल जिस योगी कैबिनेट को यह बिल पास करना है, उस कैबिनेट के 23 में से 10 वुज़रा के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। वहीं यूपी के 152 एमएलएज के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। यूपी से मोदी कैबिनेट के 5 चेहरे ऐसे हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, जबकि एक एमएलए के 8 बच्चे और एक के 7 बच्चे हैं। इतना ही नहीं, 8 एमएलएज ऐसे हैं जिनके 6 बच्चे हैं। इसके अलावा अपोजिशन यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के 5 एमपीज ऐसे हैं जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। यूपी में 2 से ज़्यादा बच्चे वालों के अपोजिशन के एमएलएज की तादाद 50 से ज़्यादा है। पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर एक मीडिया हाउस ने 5 एमपीज और 5 एमएलए से बातचीत भी की। इनमें से सभी ने पॉपुलेशन कंट्रोल, आबादी पर कंट्रोल करने के इस कानून का सपोर्ट किया है। साथ ही एमपीज और एमएलएज को इंतखाबात पर भी पाबंदी लगाने की उन्होंने वकालत की। हालांकि जब ये कहा गया कि आप लोगों के भी 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो इन लोगों का कहना था कि हमारे वक्त की बात अलग थी। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के अरकान पार्लियामेंट का एक इजलास कल यानी 18 जुलाई को तलब किया गया है। ये इजलास वर्चुअल तरीके से मुनक्किद होगा और कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी इसकी सदारत करेंगी। तवक्को की जा रही है कि इसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी और पार्लियामेंट के आइंदा सेशन में कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर तफसीली बातचीत होगी। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने टैक्स वसूली के हवाले से हुकूमत पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि आवाम मायूस है क्योंकि मुल्क में टैक्स वसूली का राज है। राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। खबर में कहा गया है कि कोरोना बहरान और महंगाई से परेशान हिंदुस्तानी अवाम अब इस कदर मायूस हो चली है कि उन्हें आमदनी बढ़ने का कतई यकीन नहीं है। एक सर्वे की बुनियाद पर कहा गया है कि हिंदुस्तान के 79% अवाम का ख्याल है कि उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हफ्ते के रोज लखीमपुर के पिसगुआ ब्लॉक के समीरा घाट पहुंचकर ब्लॉक प्रमुख इंतखाबात के दौरान बदसलूकी का शिकार हुई समाजवादी पार्टी की खातून उम्मीदवार से मुलाकात की। प्रियंका गांधी ने इस दौरान मुतासरा खातून को तसल्ली दी और कहा कि वो हर हाल में उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगी। जहां जहां भी तशद्दुद हुआ है वहां का इंतखाब मनसूख कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त इरसाल करेंगी। प्रियंका गांधी ने इस दौरान वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जमहूरियत की इज्जत पामाल करने वाली बीजेपी के गुंडे कान खोलकर सुन लें। ख़वातीन प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, रुकने असम्बली, रुकने पार्लियामेंट, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बनेंगी और उन पर जुल्म व सितम और तशद्दुद करने वालों को शय देने वाली हुकूमत को शिकस्त देंगी।
पंचायत इंतखाबात में बीजेपी के जरिए किए गए तशद्दुद की शिकार अपनी तमाम बहनों और शहरियों के इंसाफ के लिए मैं इलेक्शन कमीशन को मकतूब इरसाल करूंगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, मैंने उनको समझाया कि मैं क्यों आई हूँ। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि वो महिला है, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। ये उनका संवैधानिक हक था, उनका अधिकार था कि वो नामांकन पत्र अपना भरें, चुनाव लड़ें, और वो हक उनसे छीना गया है, वो अधिकार उनसे छीना गया है। नामांकन पत्र भरने के लिए गई। आप सोच सकते हैं कि उस समय उनको घेर के पीटा गया, उनकी साड़ी खींची गई, उनके कपड़े फाड़े गए, तो आप सोच सकते हैं कि उन पर क्या बीती होगी। उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा भी गया था, एक 19 साल का लड़का भी है जो अनीता जी के साथ था, उनका पूरा परिवार था, और उनके साथ इतना इस तरह से अत्याचार हुआ है, किसी ने रोका नहीं। जिस सीओ ने उनको बचाने की कोशिश की, उनको सस्पेंड कर दिया आपने, बाकी अधिकारी जो खड़े थे उनको कुछ नहीं किया। प्रशासन मौन है, और ये भी नहीं किया कि जैसे छोटी भी चीज होती है चुनाव में इस तरह की, तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है, दोबारा से चुनाव होता है। तो चुनाव दोबारा से क्यों नहीं हुआ है यहाँ, क्यों नहीं हुआ है? क्या इनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? क्या कोई आके 10 गुंडे को लेके मारपीट करके चुनाव जीत सकते हैं? क्या ये है हमारा लोकतंत्र आज? तो हमें ये पूछने की जरूरत है, आप लोगों को सवाल उठाने चाहिए। पूरा वीडियो है, बाकायदा सब कुछ दिख रहा है कि क्या हुआ है इनके साथ, किस तरह से पीटा गया है, किस तरह से प्रशासन खड़ा है मौन, किस तरह से पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, एक आध कर रहा है मदद, बाकी सारे खड़े हैं। तो क्या आप अपने प्रदेश में यही चाहते हैं, देश में ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाए? प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ के कहे कि बधाई दी है पंचायत के चुनाव के लिए, और हर जिले में कुछ ना कुछ हुआ है। कहीं हिंसा हुई है, कहीं बम फूटे हैं, कहीं पे गोली लगी है, कहीं पे मारपीट हुई है, कहीं पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होने से कबल हफ्ते की शाम तमाम सियासी जमातों का इजलास तलब किया। पार्लियामेंट का इजलास 19 जुलाई बरोज़े पीर शुरू हो रहा है। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के ज़राए ने बताया कि इस इजलास में ऐवान की तमाम सियासी पार्टियों और ग्रुपों को मदऊ किया गया था। ज़राए के मुताबिक ये इजलास नायब सदर की रिहाइश गाह पर मुनक़िद हुआ। इजलास में शिरकत के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के 40 से ज़ायद रहनुमाओं और मरकज़ी वज़रा ने शिरकत की। इजलास में ऐवान का कामकाज हमवार तरीके से चलाने पर तबादला ख्याल किया गया। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास शुरू होने से कबल सभी सियासी पार्टियों को इस बात पर रजामंद किया कि वो आइंदा सेशन में मुकम्मल ताउन करें ताकि कार्रवाई को पुरअमन तरीके से चलाया जा सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना ने हफ्ते के रोज़ कहा कि सालिसी का अमल कदीम ज़माने से ही हिंदुस्तानी इक़दार और रिवायत का एक हिस्सा है, और इसके साथ ही कदीम ग्रंथ महाभारत में भी सालिसी की कोशिश की मिसालें मौजूद हैं। जस्टिस रमन ने कहा कि हिंदुस्तानी इक़दार और रिवायत में तनाज़ात के हल के लिए सालिसी का यानी मीडिएशन का तरीका पहले से ही मौजूद है। मीडिएशन की कोशिश एक जीती जागती मिसाल महाभारत है, जिसमें पांडवों और कौरवों के दरमियान सालिसी के लिए भगवान कृष्ण की कोशिशों का जिक्र मिलता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेशतर एशियन ममालिक बशमुल हिंदुस्तान तनाज़ात के दोस्ताना अंदाज से हल करने का एक तवील और भरपूर अमल है। यहाँ तक कि बरतानवी नौ आबादियाती दौर से पहले ही गाँव में समाज के अमायदीन के ज़रिए तनाज़ात को सालिसी के ज़रिए हल किया जाता था। जस्टिस रमन हिंदुस्तान सिंगापुर सालिसी कॉन्फ्रेंस में बतौर कलीदी स्पीकर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंसाफ ना मिलने में ताख़ीर का मामला न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दूसरे ममालिक में भी बहुत पेचीदा है, और इंसाफ में ताख़ीर की वजह से सालिसी की ज़रूरत को महसूस किया गया। आम तौर पर अदलिया को मामलात निपटाने में ताख़ीर का इल्ज़ाम आयद किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी तशरीह करना मोतसबाना है। इस मौके पर सिंगापुर के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मध्य प्रदेश में सागर ज़िले के ढाना में वाक़ हवाई पट्टी के पास चाइम्स एविएशन का ट्रेनी एयरक्राफ्ट हफ्ते की दोपहर हादसे का शिकार हो गया। ये प्लेन टेक ऑफ करते वक्त रनवे से उतरा और सड़क किनारे जा पहुंचा। इस वाक़े में फ़्लाइट में सवार ट्रेनी खातून पायलट महफूज रही। हादसे की इत्तला पर
चाइम्स के ओहदेदार व मुलाजमीन मौके पर पहुंचे। उन्होंने फ्लाइट को पॉलीथीन व ग्रीन नेट से ढक दिया। मामले की जांच के अहकाम दे दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि हफ्ते की दोपहर करीब 3 बजे ट्रेनी खातून पायलट प्लेन टेक ऑफ कर रही थी। इस दौरान अचानक प्लेन रनवे छोड़कर सागर राहली हाईवे के किनारे पर पहुंच गया। झाड़ियों के बीच प्लेन पहुंचने से नुकसान हुआ है। आगरा के कमला नगर में हफ्ते को दिन दहाड़े 8.5 करोड़ रुपए की लूट हो गई। हथियारों के साथ मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के ऑफिस में घुसे 4 बदमाशों ने स्टाफ को हॉस्टेज बना लिया। बताया जा रहा है कि वो 17 किलो सोना और 5 लाख रुपए ले गए। मैनेजर का कहना है कि लूट के दौरान बदमाशों ने मुलाजमीन से मारपीट भी की। ये पूरा वाकया महज 25 मिनट में हो गया। इस दौरान 2 बदमाश ऑफिस के बाहर खड़े रहे। लूट के बाद सभी अलग अलग रास्तों पर भाग निकले। इस वाकये के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से लुटेरों की पहचान में जुट गई है। कुछ देर बाद 2 बदमाशों समेत रेकी करने वाले एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। लूट के कुछ देर बाद ही एतमापदुर इलाके में पुलिस की 2 लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से एक के पैर में गोली लगी है। गोली लगने के बाद बाइक से गिरने से उसके पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है। फिलहाल पुलिस दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। लूट के वक्त ऑफिस के अंदर मौजूद एक मुश्तबा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसका नाम हर्ष बताया जा रहा है। हर्ष फाइनेंस कंपनी से करीब 200 मीटर दूर रहता था। वो कंपनी के ऑफिस के सामने मेडिकल स्टोर पर काम करता है। कहा जा रहा है कि रेकी उसी ने की थी। बदमाशों की उम्र 22 से 26 साल के बीच है। वो मकामी ज़बान बोल रहे थे। ग्राहक बनकर 2 बदमाश ऑफिस में घुसे। उन्होंने मैनेजर से गोल्ड लोन लेने की बात की और अचानक हथियार निकालकर मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद मैनेजर समेत 4 मुलाजमीन को कैबिन में बंद कर दिया। बाद में मैनेजर को ले जाकर स्ट्रांग रूम खुलवाया। बदमाश अपने साथ बैग लेकर आए थे, उन्हीं में सोना लेकर भाग गए। बदमाश दोपहर 2:05 पर ऑफिस में घुसे थे। इसके बाद 2:30 बजे बाहर निकल गए। वारदात के वक्त कंपनी में कोई ग्राहक नहीं था। अंदर 4 मुलाजमीन थे। भागते वक्त बदमाश चैनल गेट बाहर से बंद कर गए। 2:48 पर पुलिस को इतला दी गई। इसके 5 मिनट बाद पुलिस ने गेट खोला। वारदात के बाद सभी बदमाश पैदल ही अलग अलग मुख्तलिफ रास्तों पर चले गए। एक बदमाश खाली हाथ था जबकि 3 के पास बैग थे। अब बात कोरोना वायरस की। बीते 24 घंटों में दुनिया में कोरोना के 5,62,570 नए मामला सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के मजमूई मामलात की तादाद 19 करोड़ 2 लाख हो गई है। 24 घंटों में 8,653 लोगों की इससे मौत हुई है। वहीं 3,47,645 लोगों ने इसे मात दी। दुनिया में अब 1 करोड़ 27 लाख एक्टिव केसेस हैं, यानी इन मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं स्पेन में कोरोना की 5वीं लहर आ गई है। यहाँ पिछले 2 हफ्तों में 2,68,000 नए कोरोना मरीज मिले हैं। यहाँ की आबादी के हिसाब से हर 1 लाख लोगों पर कोरोना के एक्टिव मामले एक बार फिर 500 से ज़्यादा हो गए हैं। इसके चलते यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है। ब्रिटेन में भी कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में वहां पर नए मामलों का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया। 15 जनवरी के बाद लगातार 2 दिन से यहां 50,000 के करीब मामले मिल रहे हैं। खतरे को भांपते हुए बल्गेरिया ने ब्रिटेन से आने वाले टूरिस्टों पर बैन लगा दिया है। हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस में 2 दिन पहले हुई बढ़ोतरी के बाद अब इसमें फिर गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटों में 38,109 नए मुतासरीन मिले। 43,869 मरीज ठीक हुए और 560 की जान गई। ये लगातार 9वां दिन था जब 45,000 से कम केसेस आए। इससे पहले 7 जुलाई को 45,701 केसेस आए थे। जुमे के रोज़ एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 6,329 की कमी आई। अब मुल्क में 4,18,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। सबसे ज़्यादा 1,21,000 एक्टिव केसेस केरल में हैं। 1,01,000 एक्टिव केसेस के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। लॉन्ग कोविड से जूझने वाले मरीजों पर बीमारी के असर को लेकर नई रिसर्च सामने आई है। रिसर्च के मुताबिक ऐसे मरीजों में 10 पार्ट से जुड़े 200 से ज़्यादा अलामात
दिख सकते हैं। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिन मरीजों में अलामात दिखते रहे हैं, साइंटिस्ट ने उन पर स्टडी की। इनमें लॉन्ग कोविड से जूझने वाले 56 मुल्कों के 3,762 मरीजों से बात की गई। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन ने अपनी रिसर्च के दौरान कोविड से उभर चुके मरीजों में दिखने वाले 203 में से 66 अलामात पर 7 महीने तक नजर रखी। सभी मरीज 18 साल और इससे ज़्यादा उम्र के थे और उनसे कोविड से जुड़े 257 सवाल पूछे गए। लॉन्ग कोविड की कोई मेडिकल डेफिनेशन नहीं है। आज ज़बान में इसका मतलब यह है कि जिस्म से वायरस जाने के बाद भी कुछ ना कुछ अलामात दिखते रहना। कोविड-19 के जिन मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, उन्हें महीनों बाद भी मसाइल हो रहे हैं। कोविड-19 से उभरने के बाद भी अलामात का लंबे वक्त तक बने रहना ही लॉन्ग कोविड है। मरीजों में सबसे कॉमन अलामत थकान, बेचैनी और सोचने समझने की सलाहियत घटना है। इसके अलावा कंपकपी, खुजली, खवातीन के पीरियड्स में बदलाव, सेक्सुअल डिसइंफेक्शन, हार्ट पैल्पिटेशन, यूरिन स्टोर करने वाले ब्लैडर को कंट्रोल ना कर पाना, धुंधला दिखना, डायरिया, कानों में आवाज़ें सुनाई देना और दांत जैसे अलामात भी देखे गए। रिसर्चर्स का कहना है कि अभी कोरोना वायरस को मात देने के बाद मरीजों को दिल और सांस से जुड़ी जांचें कराने को कहा जाता है, लेकिन लॉन्ग कोविड के मामले में इसके अलावा भी कुछ जांचें करनी चाहिए। इसमें न्यूरो साइकियाट्रिक और न्यूरोलॉजिकल अलामात को देखने की ज़रूरत है। जितने तरह के अलामात मरीजों में दिख रहे हैं वो जिस्म के कई पार्ट्स पर बुरा असर डाल सकते हैं। हुकूमत से लेकर हेल्थ वर्कर्स तक सभी वैक्सीनेशन को ही कोरोना इन्फेक्शन के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मान रहे हैं। कई रिसर्च में ये बात साबित भी हुई है। वैक्सीनेशन पर की गई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV की स्टडी में ऐसी ही कुछ जानकारी सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन कोरोना के सबसे खतरनाक और तेज़ी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट से होने वाली अमवात से 99% तक हिफाजत मुहैया कराती है। रिसर्च के रिजल्ट से पता चला है कि वैक्सीनेशन के बाद मुतासिर होने वाले 9.8% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ी, जबकि सिर्फ 0.4% मुतासिरीन की मौत हुई। वैक्सीनेट शख्स के कोरोना से मुतासिर होने पर उसके ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। साइंटिस्ट ने यह जानने के लिए स्टडी की थी कि वैक्सीन का एक या दोनों डोज लगवाने के बाद भी लोग वायरस से क्यों मुतासिर हो रहे हैं। रिसर्च के लिए इकट्ठा किए गए ज़्यादातर सैंपल्स में डेल्टा वेरिएंट की तस्दीक हुई है, हालांकि कुछ केसेस अल्फ़ा, कप्पा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी मिले हैं। NIV की ये स्टडी बहुत जल्द पब्लिश होने वाली है। NIV की स्टडी में सामने आया है कि डेल्टा वेरिएंट का पहला केस अक्टूबर 2020 में महाराष्ट्र के विदर्भ में मिला था। कोरोना की दूसरी लहर के लिए इस वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना गया है। स्टडी के लिए 53 सैंपल्स महाराष्ट्र से मार्च और जून के बीच लिए गए थे। सबसे ज़्यादा 181 सैंपल कर्नाटक और सबसे कम 10 वेस्ट बंगाल से लिए गए। वायरस के वेरिएंट का पता लगाने के लिए इन सैंपल्स की जेनेटिक सीक्वेंसिंग भी की गई। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी यानी EMA को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के ऑथराइजेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोई एप्लीकेशन नहीं मिला। EMA ने कहा कि यूरोपियन यूनियन में इस्तेमाल के लिए डेवलपर को EMA को फॉर्मल मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन देनी होती है, लेकिन कोविशील्ड ने अभी तक ये नहीं दिया। यूरोपियन यूनियन ने करीब 15 दिन पहले EU डिजिटल कोविशील्ड सर्टिफिकेट पेश किया था, जिसे दिखाकर वहां पर सफ़र किया जा सकता है। EMA ने कोरोना वबा के दौरान यूरोप में सफ़र के लिए अब तक 4 टीकों को मंजूरी दी है। इनमें फाइजर बायोएंटेक मॉडर्ना की स्पाइक वैक्सिस, एस्ट्राजेनिका की ऑक्सफोर्ड और जॉनसन एंड जॉनसन की जेनसेन को शामिल है। कोविशील्ड को मंजूरी ना मिलने से हिंदुस्तान के लोगों को यूरोप जाने में दिक्कत हो रही है। ये वैक्सीन लगवाने वालों को यूरोप में क्वारंटाइन किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ यूरोपीय ममालिक में ऐसे लोगों को एंट्री भी नहीं मिल रही है। हालांकि कई यूरोपियन कंट्रीज़ ने आज़ाद तरीके से कोविशील्ड को मंजूरी दी है। इससे पहले फरवरी में ग्रीन पास के लिए यूरोपियन यूनियन ने कोविशील्ड को मंजूरी नहीं दी थी। EMA ने कहा था कि कोविशील्ड के पास यूरोपियन यूनियन के मुल्कों में अपनी वैक्सीन बेचने की मंजूरी नहीं है, इसलिए ये फैसला लिया गया था। रॉयटर्स के सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी पाकिस्तानी सरहद के करीब अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान जंगजुओं के माबीन एक झड़प को कवर करने के दौरान जाँ बहक हो गए थे। तालिबान ने दानिश के कत्ल के इल्ज़ामात की तरदीद की है। अफगानिस्तान में तेज़ी से अपने पैर जमा रहे तालिबान ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है कि
पुलित्ज़र अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी को उन्होंने कत्ल किया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दानिश की मौत के अलावा इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि सहाफ़ी उन्हें इत्तला किए बगैर जंगज़दा इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक न्यूज़ चैनल से खुसूसी गुफ्तगू में ये बयान दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमें इस बात का इल्म नहीं है कि कौन सी झड़प के दौरान सहाफ़ी की मौत हुई। हम नहीं जानते कि उनकी मौत कैसे हुई। कोई भी सहाफ़ी अगर जंगज़दा इलाके में दाखिल होता है तो उसे हमें इसकी इतला देनी चाहिए। हम मखसूस अफराद का पूरा ख्याल रखेंगे। हिंदुस्तानी सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी की मौत पर हमें अफसोस है। हमें अफसोस है कि सहाफ़ी बगैर किसी इतला के जंगज़दा इलाके में दाखिल हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ शाया होने वाली खबरों में अफगान कमांडर के हवाले से बताया गया था कि दानिश सिद्दीकी जुमे के रोज़ पाकिस्तान से मलका एक सरहद के करीब अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान जंगजुओं के माबीन होने वाली झड़प को कवर करने के दौरान जाँ बहक हो गए थे। उनकी उम्र 38 साल थी। अफगान कमांडर ने रॉयटर्स को बताया कि दानिश सिद्दीकी और एक सीनियर अफगान अफसर तालिबान की जानिब से होने वाली फायरिंग के दौरान उस वक्त हलाक हुए थे जब अफगान स्पेशल फोर्सेस स्पेन बोल्दक के मरकज़ी बाजार के इलाके पर दोबारा कब्जा करने के लिए लड़ रही थी। एक और खबर हम आपको वाशिंगटन से बता दें। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में हुई गोलाबारी के वाक़े में 6 साल की बच्ची की मौत और 5 दीगर ज़ख्मी हो गए। पुलिस के हवाले से ये इत्तला एक न्यूज़ चैनल ने दी है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक गोलाबारी का वाक़या जुमे की रात मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 11 बजे का है। इस चैनल ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस महकमे के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चीफ एशिन बेनेडिक्ट के हवाले से बताया कि गोली लगने के बाद लड़की को अस्पताल ले जाया गया था जहां उसकी मौत हो गई। बेनेडिक्ट ने बताया कि इस वाक़े में 3 मर्द और 2 ख़वातीन मामूली तौर पर ज़ख्मी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में अभी तक किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला में अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान झड़पें जारी हैं और ताज़ा झड़पों में कापिसा के डिप्टी गवर्नर अजीज़ुर रहमान तालिबान हमले में हलाक हो गए हैं। कापिसा के डिप्टी गवर्नर अजीज़ुर रहमान तो अब गुज़िश्ता रोज़ ज़िले नजराब में तालिबान के हमले में हलाक हुए। ज़िले बिकराम में अफगान एयर फोर्सेस का पायलट भी फायरिंग से हलाक हुआ। उधर गवर्नर परवान ने दावा किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबे परवान के ज़िले शेख अली का कब्ज़ा तालिबान से वापस ले लिया। ताहम ज़िला शेख अली के नवाब में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी हैं। अफगान फोर्सेस ने सेगान, कोहमर्द और चिखानसुर अजला का कब्ज़ा तालिबान से वापस लिया था। साउथ अफ्रीका में साबिक सदर जैकब जुमा की गिरफ्तारी के खिलाफ बीते कई दिनों से तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं। यहाँ पे तशद्दुद करने वालों ने डरबन, सोवेटो, जोहानसबर्ग समेत कई शहरों में इमारतों को आग लगा दी है। मॉल और शॉपिंग सेंटर्स को तो तबाह किया ही है, घरों और गोदामों को भी नहीं बख्शा। इसके चलते पूरे मुल्क में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत हो गई है। मुल्क में अब तक 117 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1300 से ज़्यादा इन गड़बड़ करने वालों को गिरफ्तार किया है। आलम यह है कि खाने पीने का सामान जुटाने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में फूड स्टोर्स के सामने खड़े हैं। लोगों की ये कतारें सैटेलाइट इमेज में नज़र आ रही हैं। 16 जुलाई को अमेरिकी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी ने साउथ अफ्रीका के पीटर मैरिसबर्ग और डरबन की तस्वीरें कैप्चर की हैं। इसमें देखा जा सकता है कि खाने पीने की चीज़ें खरीदने के लिए बड़ी तादाद में लोग सुपरमार्केट्स के सामने खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के साबिक सदर जैकब जुमा, जिनकी उम्र 79 साल है, 1 हफ्ते से जेल में है। अदालत ने जुमा को पिछले महीने कोर्ट की तौहीन का मुलजिम करार दिया। जुमा करप्शन के इल्ज़ामात की जांच में शामिल नहीं हो रहे थे। ये मामला जुमा के सदारती दौर 2009 से 2018 के दौर का है। कोर्ट ने जुमा को 15 महीने जेल की सज़ा सुनाई है। जुमा की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में तशद्दुद, लूट और आगजनी के वाक़यात हो रहे हैं। मगरबी जर्मनी के सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू वर्कर्स हफ्ते के रोज़ भी जिंदा बच जाने वालों की तलाश का काम जारी रखे हुए हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सैलाब के सबब हलाकतों की तादाद 133 तक पहुँच चुकी है। जर्मनी के 2 मगरबी सूबे राइनलैंड प्लाटिनेंट और नॉर्थ राइन वेस्टफिलियन हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। हफ्ते के रोज़ सामने आने वाले पुलिस के अंदाज़ों के मुताबिक ताहाल हलाक होने वाले अफराद में 90 का ताल्लुक नॉर्थ राइन के शहर कोलोन की जुनूब में वाक़े आहरवाइल ज़िले से था।
तो आओ। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।